Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So today we are going to start a new topic, therapeutic dietetics. तो therapeutic dietetics या nutrition care ये related होता है आपके hospital dietetics से, ठीक है. How do you care a patient की केयर कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप पेशेंट की केयर करते हैं, कौन सी चीज़ें प्रिलिमिनरी होती हैं, किस तरीके से आप न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं, ठीक है. तो उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. थेराप्यूटिक प्रोसेस, सेटिंग्स एंड फोकस ऑफ केयर एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़ अबाउट. Modern hospitals are a marvel of medical technology, but medical advances sometimes bring confusion to patients whose illness place them in the midst of a complex system of care. Various members of medical staff come and go, and sometimes the day schedules does not proceed as planned. Patients need personal advocates. Primary health care providers such as nurse and the dietitian provide essential support and personalized care. तो आजकल की हमारी हेल्थ केयर सेटिंग्स इस तरह की होती हैं, हॉस्पिटल्स इस तरह के होते हैं कि और ऊपर से इतना कम्प्लेक्स आपका एक हेल्थ केयर सिस्टम होता है कि पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको पता नहीं होता कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से एडवांस करना चाहिए, सिस्टम क्या चल रहा है, क्या प्रोसीजर है. तो इस बारे में नहीं उनको सही पता होता. तो अब पेशेंट्स को ऐसे टाइम पे पर्सनल एडवोकेट्स चाहिए होते हैं जो उनकी काउंसलिंग करें, जो उनको बताएं और जो उनको ये भी बताएं कि अपनी केयर कैसे करनी है, ठीक है. तो ऐसे में आपके प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आते हैं जैसे नर्स, ठीक है, और डाइटिशियन. ये एसेंशियल सपोर्ट दे रहे होते हैं, पर्सनलाइज्ड केयर दे रहे होते हैं. तो आपका जो थेराप्यूटिक प्रोसेस होता है वो ये होता है कि किस तरीके से आप पेशेंट को डाइट के ज़रिए से, काउंसलिंग के ज़रिए से उसकी जो हालत है, उसकी जो कंडीशन है वो बेहतर कर सकते हैं, ठीक है. तो इसमें आपने सिर्फ ये नहीं करना होता है कि आप पेशेंट ने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके मील प्लान्स दे देते हैं. आपको प्रॉपर्ली पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है. क्योंकि देखिए अगर हार्ट डिज़ीज़ है तो हार्ट डिज़ीज़ की एक ही मेडिसिन है जो हर जगह यूज़ हो रही है, ठीक है. एक ही टाइप के हार्ट के मेडिसिन के जो अंदर सॉल्ट्स हैं या फार्मूला है वो एक ही टाइप का होता है, चाहे ब्रांड नेम डिफरेंट हो. तो क्या है कि वो हर जगह एक ही तरह की मेडिसिन मिलेगी, ठीक है. हर जगह एक ही तरह का प्रोसीजर होगा. बट द थिंग इज़ व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, तो वहाँ पे ये होता है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट खाता है, हर इंडिविजुअल की बॉडी डिफरेंट होती है, हर इंडिविजुअल का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, जीन्स डिफरेंट होती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, कल्चरल परसेप्शंस, ये सब कुछ डिफरेंट होते हैं. तो आपको ये सब कुछ इन कंसिडरेशन लाना चाहिए. आप हर किसी को एक ही तरह का जनरल मील प्लान नहीं दे सकते हैं. तो वो इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए और ऐसे में डाइटिशियन को पेशेंट के साथ प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होना पड़ता है. Person-centered care, nutrition care must be based on individualized needs and be person-centered. Person-centered approach defines the relationship between the patient and dietetic professional. Needs must constantly be updated with the patient's status. Such personalized care demands great commitment from the healthcare team. तो यहाँ पे यही बात आती है कि आप जो है एक प्रॉपर आपकी एक रिलेशनशिप होती है पेशेंट के साथ, ठीक है. और आप जो है और वो फिर आपका जो पेशेंट का स्टेटस है उसको भी डाइटिशियन ने इन कंसिडरेशन लाना होता है. साथ जैसे पेशेंट का स्टेटस अपडेट होता है, डिफरेंट होता है, वैसे वैसे आपको उसका न्यूट्रिशन स्टेटस भी अपडेट करना होता है, ठीक है. तो क्या होता है कि ऐसे में आपको एक ग्रेट कमिटमेंट चाहिए होती है हेल्थ केयर टीम से. देखें
खाली डाइटिशियन ये सब कुछ नहीं कर सकता है। डाइटिशियन को पहले ओवरऑल हेल्थ क्या है, बॉडी की क्या स्टेटस है, ये सब कुछ उसको इवेल्युएट करना होता है। इवेल्युएट करने के लिए पहले असेसमेंट चाहिए होती है। असेसमेंट के अलावा लेबॉर्ट्री टेस्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कर लेने के बाद फिर पेशेंट के साथ काउंसलिंग करनी होती है। देखना होता है कि कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी आपके लिए ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से बीमारी इन द फर्स्ट प्लेस हुई, ठीक है। उनको इरेडिकेट करना होता है, न्यू प्लान्स की तरफ लेके आना होता है, फिर नए गोल सेट करने होते हैं पेशेंट के साथ मिलके, और वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। मिलके आप उनके साथ डिसाइड करते हैं कि अभी आपको 50 kg वेट लूज़ करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पेशेंट नीड्स टू लूज़ वेट 50 kg, ठीक है, तो पेशेंट का वेट लूज़ करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि उसकी हेल्थ हैबिट्स ऐसी कैसी थी, उसका क्या लाइफस्टाइल था कि उसने इन द फर्स्ट प्लेस 50 kg गेन किया। उन हेल्थ हैबिट्स को इरेडिकेट करने के लिए काउंसलिंग चाहिए होती है। फिर शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं आप कि 10 kg करके लूज़ करेंगे, सीधा 50 kg लूज़ करने का गोल नहीं बनाते आप, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको बहुत सारी चीज़ें इन कंसिडरेशन लानी होती हैं। तो जो प्रॉब्लम है उसको भी इरेडिकेट करने के लिए पहले उसको असेस करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये सब कुछ जो है एक काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये सब कुछ पेशेंट और डायटेटिक प्रोफेशनल के रिलेशनशिप के अलावा भी देयर नीड्स टू बी अ हेल्थ केयर टीम, ठीक है। और हेल्थ केयर टीम जब तक नहीं होती है तब तक आप ये सब कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। ये आप देखिए न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस मॉडल, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपकी जो न्यूट्रिशन केयर मॉडल है, ठीक है, उसमें आपकी 4 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है कि ऑब्टेन कलेक्ट टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डाटा। सबसे पहले आपने डाटा अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे आप असेसमेंट करते हैं हाइट वेट की, ठीक है, आप असेसमेंट कर रहे होते हैं उसकी बॉडी कंपोजिशन की, फ़ैट कंपोजिशन, लीन टिश्यू कंपोजिशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप असेस करते हैं, ठीक है। असेस करते हैं और फिर रीअसेस करते हैं, ठीक है। आपने ये जब अप्रोप्रिएट डाटा असेस कर लिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप उस एविडेंस को एनालाइज़ करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, कि जी हाइट और वेट इतना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट अंडर वेट है, ठीक है, कितना अंडर वेट है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप एविडेंस बेस को इन सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको आप डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप न्यूट्रिशन डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड लेबल प्रॉब्लम, आपको पता चल गया पेशेंट अंडर वेट है, अब आप आइडेंटिफाई करेंगे और लेबल करेंगे प्रॉब्लम को। फॉर एग्जांपल पेशेंट एनोरेक्सिक है, ठीक है, एनोरेक्सिया एक प्रॉब्लम है, इसके हम न्यूट्रिशन बेस्ड प्रॉब्लम्स इनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे फर्दर आगे। एनोरेक्सिया एक प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट को डर होता है कि वो बॉडी वेट गेन ना कर ले, तो वो बहुत कम खाता है और खाता ही नहीं है पेशेंट, और वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि स्किन एंड बोन्स रह जाता है, ठीक है। तो आपने प्रॉब्लम लेबल कर दी कि उसको एनोरेक्सिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखना है डिटरमाइन कॉज कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर्स। आपने कॉज डिटरमाइन किया कि वो पेशेंट सेलिब्रिटी है, ठीक है, और कॉज ये है कि लोगों की परसेप्शन ये है कि उसको पतला होना चाहिए, तो वो इन फियर कि मोटा ना हो जाए उसने बिल्कुल खाना खाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्लस्टर साइंस एंड सिम्टम्स डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आपने सारे के सारे साइंस एंड सिम्टम्स करेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन किए, ठीक है। एनोरेक्सिया है, क्यों है, क्योंकि वो स्किन्स एंड बोन्स है, क्यों है, क्योंकि वो खाना नहीं खाता, इरेशनल फियर है उसको खाना खाने से, ठीक है, इसलिए क्योंकि साइंस एंड सिम्टम्स कि हेयर नेल्स ख़राब हैं, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इस तरह से आप सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है। और एनोरेक्सिया की वजह से बाकी प्रॉब्लम्स हो गई, एनीमिया हो गया वो सब कुछ आप डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे न्यूट्रिशन डायग्नोसिस कर रहे होते हैं। अब
आपने असेसमेंट भी कर ली, प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपने आपने प्लान बनाना होता है, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्लान बनाना होता है, ठीक है। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से अब आप उस पेशेंट को उसकी बीमारी ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे आप फॉर्मुलेट गोल्स एंड डिटरमाइन अ प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पे गोल्स बनाते हैं, आप कहते हैं कि जी सबसे पहले आप तो ये गोल्स बनाते हैं, आप उसको थेरेपी देते हैं, ठीक है, काउंसलिंग देते हैं कि वेट इतना ज़्यादा कम होना सही नहीं है, ठीक है। आप उसको साइकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं, आप उसको न्यूट्रिशन थेरेपी देते हैं, ठीक है। आप उसको समझाते हैं और आप गोल्स बना लेते हैं। गोल्स क्या हैं आपके? गोल्स ये होते हैं, इंटरमीडिएट गोल्स होते हैं, जैसे एनीमिया को ट्रीट करना है, जितनी भी विटामिन डेफिशिएंसीज हैं उनको ट्रीट करना है, ठीक है। उनके लिए आप सप्लीमेंट्स देते हैं, आप उनको सप्लीमेंट रिलेटेड डाइट देते हैं, ठीक है। डाइट में आप उनको समझाते हैं, आप गोल्स बनाते हैं कि इस पेशेंट का जो है एनीमिया ट्रीट हो जाना चाहिए सबसे पहले, या इस पेशेंट को की मेल न्यूट्रिशन जो है सबसे पहले उसको ट्रीट करना है, ठीक है। ये आपके गोल्स हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट गोल ये है कि पेशेंट को उसके हाइट और वेट और एज के हिसाब से उसका वेट उतना लेके आना है, ठीक है। तो वो आपके गोल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हैं न्यूट्रिशन इंटरवेंशन को, ठीक है। केयर इज़ डिलीवर्ड एंड एक्शंस आर कैरिड आउट, और फिर आप उसको साथ साथ डॉक्यूमेंट करते रहते हैं कि अब इसकी ये थेरेपी साइकोलॉजिकल थेरेपी है, ये थेरेपी न्यूट्रिशन थेरेपी दी गई है, यहाँ पे जो है डॉक्टर से मिले हैं, ये बीमारियाँ ना हो, लेबॉरेटरी टेस्ट हुए हैं, इतने मील प्लान्स उसको दिए गए हैं, जो भी है वो सब कुछ आप डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट करने के बाद न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, अब आप एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं, साथ साथ आप प्रोसेस इवेल्यूएट करते हैं, इधर जो प्रोसेस बनाया था, इधर जो न्यूट्रिशन केयर प्लान बनाया था, क्या वो ठीक है? कहीं ये तो नहीं है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन पेशेंट पे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। आपने प्रोसेस मॉनिटर किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेस मॉनिटर किया, ठीक है, और क्या हुआ कि आपने प्रोसेस मॉनिटर किया और फिर आपने इवेल्यूएट किया कि आउटकम क्या आई है। आपने सोचा था कि इतने टाइम पीरियड के बाद मेल न्यूट्रिशन ट्रीट हो चुकी होगी और एनीमिया कवर हो चुका होगा, ठीक है, या वेट जो है इतना बढ़ चुका होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि वेट अभी भी नहीं बढ़ा। अब आप देखते हैं कि प्लान तो सारा सही था, अब आप रीवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि क्या ये सब कुछ ठीक है, कोई मसला तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मसला आ रहा है तो आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सारा कुछ ठीक है, लेकिन अब आपने घर वालों से बात की तो पता चला कि द पर्सन वाज लिविंग अलोन, ठीक है। तो फिर आप पर्सन को कहते हैं कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, उन सब से मिलें, उनकी आप फैमिली से बात करते हैं, उनको डील करते हैं कि वो उनको सपोर्ट दें, बिकॉज एन अलोन पर्सन कैन नॉट कम्प्लिश दैट फीट अलोन, ठीक है। तो आपने जो भी मसला आ रहा था उसको आपने रेडिकेट किया, दोबारा से इवैल्यूएट किया, दोबारा से इंटरवेंशन प्लान बनाया और फिर आपने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ये आपका चलता जाता है। देखिए यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट किया है, अगर मसला आ रहा है तो आप दोबारा से अप्रोप्रिएट डाटा लेंगे, दोबारा से डायग्नोज करेंगे प्रॉब्लम क्या थी, फिर से इंटरवेंशन देंगे। तो ये आपका एक सर्कल है जो चलता आ रहा होता है। तो अब ये आपका हो गया। अब आपने इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन साथ में आपने क्या करना होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रखनी होती है। एविडेंस जब तक नहीं होगा, जब तक आपके पास लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स नहीं आएंगे, जब तक आप प्रॉपर असेसमेंट टूल्स के साथ जज नहीं करते, आप कुछ भी नहीं दे सकते। आप ये नहीं है कि सामने देखेंगे और आप कहेंगे ये आप मील प्लान ले लें, जनरलाइज्ड मील प्लान आप किसी को भी नहीं दे सकते। कोड ऑफ एथिक्स ये होने चाहिए कि आप रिडिक्यूल ना करें अपने पेशेंट को, ठीक है। आप उनको पॉजिटिव थिंकिंग दें, आप देखें कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप पेशेंट की बात कहीं और डिस्कस ना करें, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा होती है पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान में, तो वो आपने मेंटेन करनी होती है। डायटेटिक्स नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। जब आप डायग्नोसिस कर रहे हैं तो आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा कि अगर एल्ब्यूमिन लेवल बढ़ गया है या CRP बढ़ गया है तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप प्रॉपर्ली आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते प्लान ऑफ एक्शन को। स्किल्स और कम्पिटेंसीज होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है आपको कोलैबोरेशन चाहिए होती है बाकी न्यूट्रिशन केयर टीम के साथ, नर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, पेशेंट के दरमियान और न्यूट्रिशन केयर की टीम के दरमियान, इन सब के दरमियान आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए।
ये सब जो हैं इनके सब के लिए आपकी इकोनॉमिक्स चाहिए होती हैं, आपकी प्रैक्टिस सेटिंग्स चाहिए होती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम्स प्रॉपर होने चाहिए और सोशल सिस्टम्स होने चाहिए। अच्छा, न्यूट्रिशन केयर असेसमेंट से पहले आता है कि अगर आप असेसमेंट करते हैं उससे पहले आप स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। और रेफरल सिस्टम का मतलब ये है कि पेशेंट को किसने बताया डॉक्टर के बारे में, पेशेंट को डाइटिशियन के बारे में किसने बताया, या आप जब पेशेंट आपके पास आता है और आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है और आपको लगता है कि पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, या कोई हो सकता है उसकी लिवर प्रॉब्लम हो, ठीक है, और उसको उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी उसको चाहिए हो, ठीक है, तो आप रेफ़र करते हैं डॉक्टर्स को। आप रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, अप्रोप्रिएट टूल्स के ज़रिए से चेक करते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन करते हैं, मतलब जिसमें सबके सब होते हैं, सारे डिसिप्लिन्स होते हैं, ठीक है। नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब। और दूसरा आउटकम मैनेजमेंट सिस्टम। आपने क्या करना होता है, मॉनिटर द सक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएट द इम्पैक्ट विद एग्रीगेट डाटा। पहले आपने मॉनिटर की कि क्या आपने जो न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस बनाया था क्या वो ठीक है, फिर आपने इवेल्युएट किया कोई मसला तो नहीं आ रहा बीच में, अगर आ रहा है तो कहाँ मसला आ रहा है, फिर आपने आइडेंटिफाई एंड एनालाइज कॉजेज़ ऑफ लेस देन ऑप्शनल परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स। ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले आपने मॉनिटर किया, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको वैल्यूएट करते हैं, फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, और उसके बाद रिफाइन द यूज़ ऑफ न्यूट्रिशन, दोबारा से आप उससे ज़्यादा बेहतर न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस बनाते हैं। तो ये आपका एक पूरा का पूरा न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस मॉडल है और ये आपको याद होना चाहिए। मतलब 4 बेसिक चीज़ें, न्यूट्रिशन असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरवीन करना, बनाना प्लान, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। अब आप आ जाएं हेल्थ केयर टीम पर। हेल्थ केयर टीम में बहुत सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिशन केयर का एरिया होता है उसमें रजिस्टर्ड डाइटिशियन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहा होता है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या है? अब मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी ये है कि पेशेंट और डॉक्टर आपके जो हैं इकट्ठे, मतलब डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन दी, डॉक्टर ने जो भी प्लान ऑफ एक्शन कैरी आउट किया है, तो न्यूट्रिशनिस्ट का काम है कि वो इस तरह का डाइट प्लान दे कि सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ खाने की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में उसको स्टॉप ना कर दें, ठीक है, या उसको प्रिवेंट ना करें, ठीक है। तो आपने इस तरह की मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी देनी होती है कि ये चीज़ें सारी की सारी इकट्ठे कोलैबोरेट करें, ठीक है। तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी इस तरीके से होती है जब आपने पेशेंट की बीमारी ट्रीट करनी होती है, ठीक है, तो उसको हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहते हैं। जब आपने हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन अप्लाई करनी होती है, वर्किंग क्लोजली विद द फिजिशियन, द डाइटिशियन determines individual nutrition therapy needs and a plan of care। तो फिजिशियन के साथ क्लोजली वर्क करके, डॉक्टर के साथ क्लोजली वर्क करके डाइटिशियन इंडिविजुअल न्यूट्रिशन थेरेपी नीड्स बनाता है, ठीक है। तो इसमें कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके डॉक्टर की और आपके डाइटिशियन की, क्योंकि आप मिल के प्लान बनाते हैं। आप देखते हैं मिल के डिसाइड करते हैं कि क्या नीड्स हैं, क्या आपने पेशेंट को आपने किस तरह की दवाई या कोई सर्जिकल प्रोसीजर अगर अप्लाई करना है तो कब करना है, किस टाइम पे करना है। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल लिवर की बीमारी अगर हो या फैटी लिवर हो, ठीक है, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा अगर ओबीज़ हो तो उसमें पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती। ऐसे में डॉक्टर्स पेशेंट को रेफ़र करते हैं डाइटिशियन के पास। डाइटिशियन उनका प्रॉपर हेल्थ
हेल्दी तरीके से वेट लूज़ करवाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद पेशेंट की सर्जरी होती है, और जब सर्जरी होती है तो उसके बाद कैसे आहिस्ता आहिस्ता उसको हेल्दी डाइट्स पे लेकर आना है और कैसे उसका दोबारा से खाना खिलाना उसको शुरू करना है, तो वो सब जो है डाइटिशियन कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, फिजिशियंस और डाइटिशियंस इकट्ठे मिल के काम करते हैं। टीम सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पूरे प्रोसेस में, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा रोल नर्सेज़ का होता है, ठीक है, क्योंकि वो ही डॉक्टर मेडिसिन रेफ़र कर देता है, पेशेंट मील प्लान रेफ़र कर देता है, जो नर्सेज़ होती हैं वो उसको एडमिनिस्टर कराती हैं, ठीक है। तो वो एडिशनल सपोर्ट दे रही होती हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पेशेंट के साथ इन कांटेक्ट होती हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूस कांटेक्ट होता है उनका पेशेंट के साथ। अब इसमें पेशेंट्स और केयर टेकर्स की भी एक सोशल एक इमोशनल सपोर्ट होती है। देखिए, इफ़ अ पर्सन हैज़ टू लूज़ वेट, ठीक है, अगर उस इंडिविजुअल को उसकी अपनी फैमिली बॉडी शेमिंग करें, ठीक है, उनकी अपनी फैमिली उस पेशेंट को क्रिटिसाइज़ करें, उस पेशेंट, तो वो पेशेंट जो है वो एक नेगेटिव इमेज अपनी बॉडी के बारे में डेवलप कर लेता है। वो पेशेंट अपने आप को बुरा समझना शुरू कर देता है, अपने आप को लेस समझना शुरू कर देता है, नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, पेशेंट लेस मोटिवेटेड हो जाता है, ठीक है। अब उसकी जगह अगर आप पेशेंट के केयर टेकर्स से बात करें, अब उन्हें बताएं कि आपने उनको इमोशनल सपोर्ट देनी है और किस तरीके से देनी है, ठीक है। अगर पॉजिटिव सपोर्ट मिले पेशेंट को उसके केयर टेकर्स की तरफ से, ठीक है, घर वालों की तरफ से, ठीक है, तो पेशेंट बहुत जल्दी जो है वो अपने इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन गोल्स अचीव कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इमोशनल और सोशल सपोर्ट ज़रूरी होती है, ठीक है, और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल मेडिकल क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, ओवरऑल मेडिकल हेल्थ केयर की तरफ से जो है आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट चाहिए होती है। होता क्या है कि देखें, न्यूट्रिशनिस्ट आपको एक डाइट प्लान बना दे देगा, ठीक है, आपको ये भी बता देगा कि आपका शॉर्ट टर्म गोल ये है, आपने इस तरीके से इस टाइम पे ये खाना है और ऐसे खाना है, ठीक है। लेकिन अगर वो पेशेंट घर आता है, फॉर एग्जांपल इफ़ अ पेशेंट इज़ मिडिल एज्ड मैन, ठीक है, तो a middle-aged man या elderly man would not be able to cook for himself, would not be able to cater for himself, ठीक है। तो ऐसे में केयर टेकर्स की ज़रूरत ये होती है कि वो उसको उसी तरीके के मील्स प्रोवाइड करें, ठीक है, वो उसको हेल्प करें, वो इसके लिए उसकी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत उसके लिए आसानी कर दें, उसके लिए टाइम टेबल फ्री कर दें कि वो थेरेपीज़ पे जा सके, वो एक्सरसाइज कर सके, ठीक है, वो प्रॉपर टाइम पे खाना खा सके। तो ऐसे में एक अकेला बंदा नहीं कर सकता होता, उसको उसकी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हेल्थ केयर टीम में आपके केयर टेकर्स भी आते हैं और उनका भी एक पॉजिटिव रोल है। आगे आ जाएं, फिजिशियन एंड सपोर्ट स्टाफ। द हेल्थ केयर टीम इज़ हेडेड बाय फिजिशियन, इट इज़ हेडेड बाय, सबसे ऊपर जो हैं आपके फिजिशियंस होते हैं, एंड मे इंक्लूड सेवरल अदर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, और फिर बाकी सारे के सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स आते हैं, ठीक है, जैसे डाइटिशियंस हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जैसे रेडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जैसे आपके बाकी एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, जैसे बाकी डॉक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे मिल के एक पूरी की पूरी टीम होती है जो पेशेंट को डील कर रही होती है, ठीक है। द टीम में इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स सच एज नर्स, डाइटिशियन, फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन असिस्टेंट, kinesitherapist, pharmacist and social workers. The group must work together as a unit to best serve the patient's needs. अच्छा, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी itself क्या है? It is a specific nutrition service and procedure that is used to treat an illness, injury or condition, ठीक है। स्पेसिफिक न्यूट्रिशन सर्विस है
जिसमें आप किसी इंजरी को, किसी स्पेसिफिक कंडीशन को, किसी इलनेस को ट्रीट कर रहे होते हैं. इट इन्वॉल्व्स एन इन डेप्थ न्यूट्रिशन असेसमेंट ऑफ पेशेंट. पेशेंट की न्यूट्रिशन असेसमेंट होती है और इन डेप्थ होती है. उस असेसमेंट को भी हम आगे पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन डायग्नोसिस, और फिर आप डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट के साथ मसला क्या है. न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, फिर आप इंटरवेंशन देते हैं कि मतलब आप प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, जैसे डाइट थेरेपी देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देते हैं. फिर उसके बाद न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आती है, और एंड में आप उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट करते हैं. रोल्स ऑफ नर्स एंड द क्लिनिकल डाइटिशियन. अच्छा, नर्स और डाइटिशियन ये दोनों मिल के न्यूट्रिशन केयर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. डाइटिशियन डिटरमाइंस न्यूट्रिशन नीड्स, plans and manages nutrition therapy, evaluates the plan and records the result. तो डाइटिशियन का क्या काम होता है कि वो न्यूट्रिशन नीड्स डिटरमाइन करता है कि क्या क्या पेशेंट को चाहिए, फिर प्लान बनाता है, फिर मैनेज करता है न्यूट्रिशन थेरेपी, उसको इम्प्लीमेंट करता है, फिर इवेल्यूएट करता है कि कैसा प्लान था, रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करता है. थ्रू आउट दिस प्रोसेस नर्स उसको हेल्प आउट करती है. ठीक है, ताकि और प्रॉपर प्लान और सपोर्ट देती है. और सक्सेसफुल केयर डिपेंड कर रहा होता है इस क्लोज टीम वर्क पे, डाइटिशियन और नर्स की टीम वर्क पे डिपेंड करता है. अच्छा देखें, अनफॉर्चुनेटली मैल न्यूट्रिशन इज़ कॉमन इन हॉस्पिटल सेटिंग्स. मैनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन मैल न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल, लैक ऑफ एपेटाइट बिकॉज ऑफ पेन, मेडिसिन इंड्यूस्ड एनोरेक्सिया, सर्जरी, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. तो ये सारी चीज़ों की वजह से हॉस्पिटल्स में होता है, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, पेन की वजह से, या मेडिसिन्स की वजह से भूख लगना बंद हो जाती है, या सर्जरी की वजह से आपकी भूख नहीं होती, इमोशनल साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है. तो ऐसे में मैल न्यूट्रिशन अक्सर औकात हॉस्पिटल में हो जाती है जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में होता है. कई बार पेशेंट के पास रिड्यूस्ड फीड इनटेक होती है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स विद मेडिकल प्रोसीजर्स और अपॉइंटमेंट्स ड्यूरिंग मील टाइम्स. ठीक है, इस तरह के कोई मसले हो जाते हैं, तो तब द नर्स मे बी एबल टू हेल्प रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स बाय कोऑर्डिनेटिंग मील डिलीवरी टाइम्स विद अ कंसिडरेशन फॉर पेशेंट्स स्केड्यूल्ड प्रोसीजर्स. ठीक है, जब मेल न्यूट्रिशन इस तरह से होती है तो न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है कि उसके मील प्लान्स चेंज करे, उसको वो देखे कि किसकी वजह से एपेटाइट हुई है, सर्जरी की वजह से, मेडिसिन इंड्यूस्ड एनोरेक्सिया है या पेन है. तो उन सबको डॉक्टर और पेशेंट मिल के एड्रेस करते हैं. और नर्स जो है जहाँ पे भी ईजीनेस आती है, जैसे मील टाइम्स को अलग कर देना, ठीक है, और इस तरह की चीज़, तो उसमें जो है नर्स जो है वो आपको आसानी देती है. अब आते हैं आपके फेजेस ऑफ केयर प्रोसेस. इसमें आपके नॉर्मली आपकी जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस डेवलप हुआ है. आपकी जो न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस होता है वो इंडिविजुअलाइज्ड केयर देता है. ठीक है, इसमें आपके, और ये होता इसलिए है क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड केयर इसीलिए कि हर इंसान डिफरेंट होता है, उसका ईटिंग पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, उसका उठना बैठना डिफरेंट होता है, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, इकोनॉमिकली वो कितना एबल है ये डिफरेंट होता है. ठीक है, तो इसलिए हमें हर किसी को इंडिविजुअलाइज्ड केयर देनी होती है. और ये नॉर्मली वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट होता है जहाँ पे ग्रुप्स में, क्लाइंट्स में या पेशेंट्स में न्यूट्रिशन रिस्क फैक्टर्स हों. अब मैं आपसे एक फ़िगर शेयर कर देती हूँ, and we'll discuss that figure in the following lecture. This is it for today. Thank you for your concentration. Allah Hafiz.